तो 6 नंबर जो क्वेश्चन है आपका ह्यूमन राइट्स का क्रैश कोर्स असाइनमेंट का, ये है आपका यूडीएचआर, आर्टिकल्स ऑन यूडीएचआर। तो यूडीएचआर हमारा जो है यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट, ये कब आया था हमारा? ये आया था 10 दिसंबर 1948। लेकिन इसके लिए जो कन्वेंशन हुई थी वो पहली बार 1945 में हुई थी। 1945 में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुई, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म होने के बाद जितनी भी कंट्रीज़ थी जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर की पार्ट थी या जो पार्ट नहीं भी थी, वो कहीं ना कहीं ये महसूस कर रही थी कोई ऐसा एक्ट होना चाहिए या कोई ऐसी ट्रीटी होनी चाहिए, समझौता होना चाहिए, जिससे हम इंटरनेशनल लेवल पर जो है वो इन चीज़ों को, कॉन्फ्लिक्ट्स को कम कर पाए। तो इसीलिए यूडीएचआर की डिक्लेरेशन किया गया था, इन्होंने मिल के कंट्रीज़ ने किया आफ्टर वर्ल्ड वॉर के बाद, कि जो कंट्रीज़ हैं वो कहीं ऐसी स्थिति में ना आए, मतलब दोबारा से कोई ऐसी स्थिति पैदा ना हो कि थर्ड वर्ल्ड वॉर आ जाए। तो इसीलिए ये जो है ह्यूमन राइट्स का डिक्लेरेशन किया था इन्होंने। तो कंपैरेसिव यूनिवर्सल रिकॉग्नाइज फ्रेमवर्क था ये, जहाँ पे ह्यूमन राइट्स को रिकॉग्नाइज किया गया और बोला गया कि हर कंट्री के अंदर, हर नेशनलिटी को जो है इन ह्यूमन राइट लॉज को अपनी कंट्री के अंदर एप्लीकेबल करना पड़ेगा विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑफ रेस, जेंडर, रिलीजियन, कास्ट। एक मिनट। तो यूडीएचआर में टोटल जो है 30 आर्टिकल्स हैं। इसमें बहुत सारे ह्यूमन राइट्स की बात की गई, जिसमें सिविल राइट्स है, पॉलिटिकल सर राइट्स है। हाँ जी। जैसे इसमें आईसीसीपीआर में और यूरोपियन कन्वेंशन यूडीएचआर इनमें ये आर्टिकल्स सारे, हैं। हाँ ये सारे आर्टिकल्स ही तो यूडीएचआर से शुरुआत हुई थी, आगे जाके फिर ये कन्वेंशन होकर इन राइट्स को डिवाइड कर दिया था। सर जैसे ये आर्टिकल्स के नंबर याद करने जरूरी है, बस नाम नाम लिखिए है। नाम लिख लो, अगर आर्टिकल नंबर याद नहीं होते, नहीं तो मेन मेन आर्टिकल याद कर लो, सारे नहीं कर पा रहे थे, बहुत सारे आर्टिकल हैं इसके अंदर तो। जो जी जी। टोटल 30 आर्टिकल है, 30 आर्टिकल तो पॉसिबल नहीं है याद रखना, लेकिन आप ये कर सकते हो कि नाम नाम कर लो और इम्पोर्टेंट्स के आर्टिकल भी कर लो साथ साथ। ठीक है सर। तो सिविल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल राइट थे इसके अंदर। यहाँ पर एक प्रेम्बल पे बनाया गया यूडीएचआर डिक्लेरेशन के, कॉन्स्टिट्यूशन की तरह, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन हमारी एक बुक है, इसी तरीके से यूडीएचआर डिक्लेरेशन बनाया गया था, इसका भी एक प्रेम्बल था। प्रेम्बल में ये बताया गया कि हम सब जो कंट्रीज़ हैं, जो 193 मेंबर्स कंट्रीज़ हैं यूएन की, वो आज ये मतलब कसम खा रहे हैं कि हम लोग इक्वल प्रोटेक्शन, इक्वल राइट्स प्रोवाइड करेंगे अपने सिटीजन्स को, उनके बीच में किस तरह कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, हम लोग फ्रीडम, जस्टिस और पीस इन द वर्ल्ड, इसके लिए काम करेंगे। तो यहाँ पर जो मेन इनका काम था वो ये था। 193 मेंबर्स थे। तो यूटीएच 30 आर्टिकल्स हैं जो अलग अलग मैटर से डील करते हैं, जिसमें पॉलिटिकल राइट्स है, इकोनॉमिक राइट्स है, सोशल कल्चरल राइट्स है, राइट टू इक्वालिटी है, लेकिन नॉन डिस्क्रिमिनेशन बेसिस पर राइट टू डेवलपमेंट के उद्देश्य से। तो पहला इसके अंदर आ रहा है सिविल एंड पॉलिटिकल राइट। तो ऐसे कौन से राइट्स हैं जो सिविल राइट्स कह सकते हैं उनको? तो सिटीजन्स के जो राइट्स होते हैं, जैसे राइट टू फेयर ट्रायल, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, फ्रीडम ऑफ असेंबली, राइट टू पार्टिसिपेट इन द गवर्नमेंट, फ्री फेयर इलेक्शंस, ये सब आपके सिविल राइट्स हैं। दूसरी बात हम बात करें, यूडीएचआर रिकॉग्नाइज किस चीज़ को करता है? तो ये इंडिविजुअल के उन राइट्स को रिकॉग्नाइज करता है जो उसको विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन सोशल जस्टिस के लिए मिलने चाहिए। यानी कि उसके अगेंस्ट अगर ऑपरेशन हो रहे हैं या फिर इनजस्टिस हो रहा है, तो उसके खिलाफ वो आवाज़ उठा सकता है आदमी। इकोनॉमिक, सोशल और कल्चरल राइट कौन से हैं? अभी हमने सिविल राइट पढ़ लिया, अब इकोनॉमिक राइट। तो इकोनॉमिक राइट में ये आता है कि एजुकेशन का राइट, हेल्थ का राइट, हाउसिंग का राइट, कल्चर पार्टिसिपेशन का राइट, ये सारे हमारे इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल राइट्स के अंदर आते हैं। इसके अंदर जो स्टेट होता है वो किसी भी तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा, और स्टेट कभी भी कोई गवर्नमेंट जो कोई जॉब अनाउंस करती है, कुछ भी अनाउंस करती है, तो उसमें सभी सिटीजन्स को जो है इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। उनके आगे, उनके बीच में कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं चलेगा, चाहे वो रेस हो, कास्ट हो, रिलीजियंस हो,
लैंग्वेज हो, किसी भी तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन अलाउड नहीं। मेन जो इसका मुद्दे उद्देश्य वही है कि सिक्योरिटी पर प्रोवाइड कराना, सोशल सिक्योरिटी, एजुकेशन और हेल्थ केयर फैसिलिटीज़। अब राइट टू इक्वालिटी एंड नॉन डिस्क्रिमिनेशन, अगर हम बात कर रहे हैं इक्वालिटी की और नॉन डिस्क्रिमिनेशन की, तो यूडीएचआर के अंदर हम किस चीज़ पे फोकस कर रहे हैं? हम फोकस कर रहे हैं सोसाइटी के ऊपर। तो सोसाइटी के अंदर अगर डिस्क्रिमिनेशन होगा तो इक्वालिटी नहीं हो पाएगी, इक्वालिटी होगा तो डिस्क्रिमिनेशन हटाना पड़ेगा। तो इसीलिए हमने यहाँ पे फेयर ट्रायल की बात की, हमने यहाँ पे बात की जेंडर की, रेस, जेंडर, कास्ट, रिलीजन, एथेंसिटी के बेसिस पर किसी भी तरह के डिस्क्रिमिनेशन में रोकना पड़ेगा, क्योंकि दोनों जो है विपक्ष हैं। अगर आपने डिस्क्रिमिनेशन को प्रमोट किया तो ह्यूमन राइट्स आपके यहाँ नहीं हो पाएंगे, उसका वायलेशन है। तो हमें ह्यूमन राइट्स के वायलेशन को ख़त्म करके प्रमोट करना है इक्वालिटी को, यानी कि ह्यूमन राइट्स को प्रमोट करना है डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म करके। तो यहाँ पे हमें डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट कुछ रिसोर्सेज लेने पड़ेंगे, जैसे लोगों को एजुकेट करना पड़ेगा, एम्प्लॉयमेंट देना पड़ेगा, हाउसिंग फैसिलिटीज़ देनी पड़ेंगी। राइट टू डेवलपमेंट, राइट टू डेवलपमेंट में आता है कि जो यूडीएचआर है वो आपको डेवलपमेंट की बात करता है, इंडिविजुअल के डेवलपमेंट की बात करता है, जहाँ पे आपके राइट्स को प्रोटेक्ट करने की बात करता है। जितने भी आपके ह्यूमन राइट्स यूडीएचआर के अंदर रिकॉग्नाइज किए गए हैं, वो स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको वो सारे ह्यूमन राइट्स जो है मिलने चाहिए। साथ साथ जो है यूडीएचआर जो है आपको हर तरह के क्राइम से और चैलेंजेस, जितने भी आपकी ज़िंदगी में चैलेंजेस आ रहे हैं, कठिनाइयाँ आ रही हैं, उसको हैंडल करने में या उसको करने में भी आपकी मदद करेगा। इसमें जो भी ट्रीटीज़ हो रही है इंटरनेशनल लेवल पर, जो कन्वेंशन हो रही है, उन ट्रीटीज़ और कन्वेंशन के थ्रू आपके लॉसेस को, यानी कि ह्यूमन राइट्स के वायलेशन के लॉसेस को कम करने की कोशिश की जाएगी। साथ में सिविल पॉलिटिकल इक्वालिटी लेने की कोशिश की जाएगी और इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल राइट्स होंगे आपके, उनके प्रोटेक्शन की जाएगी। अगर कोई भी ऐसा आता है, ऐसा क्राइम सीन बनता है जहाँ पे आपके राइट्स के वायलेशन होते हैं, वहाँ पे स्टेट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो आपको राइट्स दिलवाएं। तो कंक्लूज़न में हम कह सकते हैं टोटल 30 आर्टिकल्स हैं और 30 आर्टिकल्स का सिर्फ एक ही मकसद है, वो है कि किसी भी तरह के डिस्क्रिमिनेशन को रोकना और लोगों को फ्री फेयर ट्रायल सिस्टम प्रोवाइड कराना। अब अगला क्वेश्चन नंबर 7 है आपका। 7 में कह रहा है डिस्कस द नेशनल कमीशन फॉर वुमेन इन ह्यूमन राइट इंडिया। ह्यूमन राइट्स जो है इंडिया के, उसमें नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन की क्या रोल है या क्या काम करता है? तो राष्ट्रीय महिला आयोग कहते हैं इसको, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। ये भी इंटरनेशनल ट्रीटी हुई थी, कन्वेंशन हुई थी, वहीं से निकल कर आया था। 1992 में इसकी स्थापना हुई है इंडिया के अंदर, इसको इस्टेब्लिश किया गया। और इस कमीशन का मेन उद्देश्य क्या है? वुमेन्स को प्रोटेक्ट करना इंडिया के अंदर, वुमेन्स की हर तरह की जो आज़ादी है उसको प्रोटेक्ट करना, वुमेन्स के लिए काम करना, वुमेन्स के अगेंस्ट होने वाले वायलेंस मतलब अत्याचार और डिस्क्रिमिनेशन को पर रोक लगाना, वुमेन से जुड़े हुए वुमेन एम्पावरमेंट के प्रोग्राम्स को हैंडल करना, वुमेन से जुड़ा हुआ कोई भी इशू है या पॉलिसीज़ हैं जो गवर्नमेंट बनाती है, टाइम टाइम पे अनाउंस करती है, उसको इवेल्युएट करना, उसके अंदर कहीं पर भी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो गवर्नमेंट को सजेशन देना। इसकी कंपोजिशन क्या है, ये बनता कैसे? तो इसमें एक चेयरपर्सन होता है, 5 मेंबर्स होते हैं और एक मेंबर सेक्रेटरी होता है। सारे जो होते हैं इंडियन गवर्नमेंट अपॉइंट करती है इनको। इसका जो चेयरपर्सन होता है वो मेंबर होता है, एनसीडब्ल्यू आर सिलेक्टेड बेस्ड ऑन देयर एक्सपर्टीज। वैसे व्यक्ति को चुना जाता है जिसने पहले महिला की फील्ड में या वुमेन्स इश्यूज़ के ऊपर काम किया है, कोई सोशल वर्क किया है, कोई पब्लिक सर्विस की है वुमेन से जुड़ी हुई, तो उसको चेयरपर्सन बनाया जा सकता है। मेंबर सेक्रेटरी जो होता है इसका, वो रिस्पॉन्सिबल होता है इसके डे टू डे ऑपरेशंस के लिए। जो एनसीडब्ल्यू है वो प्रोवाइड करती है आपको एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट, और चेयरपर्सन और मेंबर्स जो होते हैं उसको सपोर्ट करते हैं। मैंडेट, इसका मैंडेट मतलब ये है कि ये बिल आया था, उस बिल के अंदर क्या क्या लिखा हुआ है। तो क्या क्या बिल के अंदर लिखा हुआ है? पहला लिखा हुआ है एड्रेसिंग है जेंडर बेस्ड वायलेंस। ये जेंडर बेस्ड वायलेंस जो है, यानी कि स्त्री पुरुष के अंदर जो भेदभाव है समाज में, उसको मिटाने के ऊपर काम करेगा। सेक्सुअल हरेसमेंट, डोमेस्टिक वायलेंस, वुमेन्स ट्रैफिकिंग या वुमेन्स के साथ जो पार्शलिटी की जाती है उसके अगेंस्ट ये अपनी आवाज़ उठाएगा। और मेन जो है वुमेन एम्पावरमेंट के लिए काम करेगा। वुमेन्स के लिए जो भी चाहिए उनको प्रिवेंट करने के लिए, इस प्रकार के वायलेंस से बचाने के लिए उसको गवर्नमेंट को रिकमेंड करेगा। तो एडवोकेट किसका करेगा? ये वुमेन्स राइट का। ये पक्षधर किसका है? वुमेन्स राइट्स का पक्षधर है। ये हमेशा वुमेन्स को इक्वल अपॉर्चुनिटीज एंड एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, पॉलिटिक्स, इसके लिए बात करता है। यहाँ पे जो वुमेन्स के इशू हैं उनको जेंडर बेस्ड इक्वालिटी को जो है वो टारगेट करता है। यहाँ पे प्रमोटिंग वुमेन्स एम्पावरमेंट को प्रमोट करना। तो एनसीडब्ल्यू जो है वो एक टास्क है जो वुमेन्स एम्पावरमेंट के लिए काम करते हैं। यहाँ पे इकोनॉमिक, सोशल और पॉलिटिकल एम्पावरमेंट की बात की जाती है। वुमेन्स की इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की जाती है उनको, एजुकेशन में, ट्रेनिंग में, एम्प्लॉयमेंट में, और वुमेन्स को सपोर्ट किया जाता है अगर वो कोई भी
बिजनेस करना चाहती है, वुमेन्स एंटरप्रेन्योरशिप के लिए भी प्रमोट किया जाता है, उनको लीडरशिप देने की क्षमता बनाई जाती है। मॉनिटरिंग करना लॉज को और पॉलिसीज़ को, कोई भी लॉ अगर गवर्नमेंट ऐसा पास कर देती है जो जो अगेंस्ट द वुमेन्स हो या अगेंस्ट द वुमेन्स राइट्स हो या वायलेशन ऑफ वुमेन्स राइट्स हो, तो उसके लिए ये गवर्नमेंट के कानून के खिलाफ उसकी आवाज़ उठा सकते हैं, अपना पक्ष रख सकते हैं। गवर्नमेंट्स को रिव्यू करने के लिए, मॉनिटर करने के लिए कह सकते हैं कि इस कानून में जो है ऊल चूल परिवर्तन किए जाएँ। इसके अचीवमेंट क्या है, मतलब ये जब से बनाया 1992 से आज तक इसने किया क्या है, तो इसने बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट इश्यूज़ में एडवोकेसी की है, महिलाओं का पक्ष रखा है जो ज़रूरी है, जैसे वर्किंग प्लेस के ऊपर वुमेंस के साथ होने वाले डोमेस्टिक सेक्सुअल हरेसमेंट को रोकना, डोमेस्टिक वायलेंस को रोकना, जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म करने की कोशिश करना। तो ये मेन ये जो काम है वो इक्वालिटी के ऊपर काम करता है। इक्वालिटी हर फील्ड के अंदर है, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, पॉलिटिक्स, सब जगह जो है वुमेन्स की भागीदारी को सुनिश्चित करना। एड्रेसिंग द वायलेंस अगेंस्ट वुमेन्स, वुमेन्स के अगेंस्ट कोई भी वायलेंस हो रहा है तो उस वायलेंस को रोकने के लिए ये काम कर सकता है। पंखा बंद कर दो। तो लॉ जो सपोर्ट करता है आपके पॉलिसीज़ को, जो प्रिवेंट करते हैं आपके वायलेंस को, तो एनसीडब्ल्यू जो है वो सपोर्ट करता है आपके डेवलपमेंट को। जहाँ पे वुमेन्स की बात कर रहे हैं हम, तो वुमेन्स के साथ होने वाले किसी भी तरह के वायलेंस को रोकना और उसके अगेंस्ट जो है कानूनी कार्रवाई करना या कड़ाई से कानूनों का पालन करवाना, ये काम एनसीडब्ल्यू का है, राष्ट्रीय महिला आयोग का है। सपोर्ट फॉर वुमेन्स एम्पावरमेंट, कभी भी कोई वुमेन जो है एंटरप्रेन्योरशिप करना चाहती है, मतलब मालिक बनना चाहती है किसी कंपनी की, कंपनी का लीडरशिप देना चाहती है, तो उसके लिए पूरे जो है फंड प्रोवाइड करवाना, वर्किंग कंडीशंस प्रोवाइड करवाना, उनको ट्रेनिंग देना, स्किल्स देना, ये सब काम भी सीखे हैं। मॉनिटरिंग करना लॉज और पॉलिसी, तो पॉलिसीज़ को और लॉज को मॉनिटरिंग करना ये भी नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन्स का काम है। महिलाओं से जुड़े कोई भी पॉलिसीज आ रही है तो उनको ये एवेल्युएट करते हैं, टाइम टू टाइम चेक करते हैं। चैलेंजेस, इसके चैलेंजेस क्या क्या हैं, तो एनसीडब्ल्यू के सामने जो चैलेंजेस है, पहला है कि सोर्सेज लिमिटेड है हमारे पास, रीच हमारी लिमिटेड है, यानी कि एनसीडब्ल्यू के जो सोर्सेज है वो सरकार जो इनको बहुत कम फंड देती है, जितने कम फंड में ये काम नहीं कर पाते हैं। हमेशा गवर्नमेंट से फंड की मांग करते हैं लेकिन गवर्नमेंट कभी इनका फंड बढ़ाती नहीं है। लिमिटेड रीच, इनकी जो रीच है काफ़ी लिमिटेड है, जैसे गांव की महिलाओं तक ये पहुंच ही नहीं पाती। शहरों के अंदर लोगों को पता होता है कि राष्ट्रीय महिला आयोग भी कोई चीज़ है, वो जाके वहाँ शिकायत कर सकते हैं, लेकिन गांव की महिलाओं के प्रति अत्याचार होते हैं, डिस्क्रिमिनेशन होते हैं, उनकी शिकायत करने वो राष्ट्रीय महिला आयोग तक नहीं पहुँच पाते। लीगल इंस्टीट्यूशनल बैरियर, कानूनी बैरियर भी है इनके पास, क्योंकि ये केवल अपना रिकमेंडेशन दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल किसी महिला के ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है तो ये जाके उसकी शिकायत पुलिस तक दे सकता है, लेकिन पुलिस कार्रवाई करेगी, इनके पास कार्रवाई करने की कोई पावर नहीं है। तो इसलिए इनके पास इंस्टीट्यूशनल बैरियर्स हैं, एक लिमिटेड पावर। अगर ये पुलिस वाला कोई कार्रवाई नहीं कर रहा तो ये पीछे पीछे से बोल सकती हैं, इनके पास कोई पावर नहीं है कि ये खुद भी कार्रवाई कर सकें। कल्चर और सोशल बैरियर का मतलब ये है कि समाज भी जो है एक पक्ष में बटा हुआ है, वुमेंस के बारे में कोई बात नहीं करना चाहता, वुमेंस एजुकेशन के लिए कोई बात नहीं करना चाहता, वुमेंस अवेयरनेस करना काफ़ी मुश्किल काम हो जाता है, क्योंकि बहुत सारी हमारी सोसाइटी की जो वुमेंस हैं वो भी इसी तरह की सोच रखती हैं, समझ रखती हैं कि महिलाओं को जो है पुरुषों के बराबर कभी खड़ा नहीं होना चाहिए, तो वहाँ ये हार जाते हैं। तो कंक्लूजन में कहते हैं कि इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं इन्होंने, वुमेंस एम्पावरमेंट के लिए भी काम किया है, डिस्क्रिमिनेशन ऑफ वुमेंस ख़त्म किया है इसने, जेंडर बेस्ड इनइक्वालिटी को ख़त्म किया और वुमेंस एजुकेशन को प्रमोट किया इंडिया के अंदर। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, व्हाट इज़ प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट 1993। इसमें जितना भी आपने ह्यूमन राइट से जुड़ा हुआ मैटर पढ़ा है वो सारा लिख देना है इसके अंदर। जैसे एनएचआरसी, एचएसआरसी के बारे में आपने जो पढ़ा है, इसका गठन कैसे होता है, क्यों बनाया जाता है, क्या कह रहे हैं? एनएचआरसी और एसएचआरसी वगैरह सब लिख दे इसमें। हाँ, सब ह्यूमन राइट के बारे में जो भी पता है, यूडीएचआर भी लिख सकते हैं आप इसके अंदर, एक बार सब कुछ लिखना है, आपने लिखवा रखा है, समझा दो। सब कुछ लिख सकते हैं इसके अंदर आप। जैसे 28 जनवरी 1994 को ये आया था आपका नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन जो था, इसने जो है स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, दो कमीशन बनाए गए थे इसके अंदर। और जो दोनों कमीशन है उनका काम किया था कि इंटरनेशनल कन्वेंशन जितनी भी होती हैं जो आपकी ह्यूमन राइट से जुड़ी हुई हैं उसको इंडिया के अंदर एग्जीक्यूट करना, इंडिया के अंदर जो ह्यूमन राइट के अगेंस्ट जो क्राइम हो रहे हैं उनके ट्रायल को फास्ट करना। इसके अलावा जो पावर्स हैं ह्यूमन राइट कमीशन के पास कि वो इन्वेस्टिगेट कर सकता है किसी भी ह्यूमन राइट से जुड़े मैटर को, इसके अलावा कोई एक्शन ले सकता है, इनिशियल स्टेज पर कंप्लेंट दे सकता है, लेकिन इसके पास भी एनसीडब्ल्यू की तरह जो है एक्शन लेने की
पावर कोई भी नहीं है। मतलब ये डायरेक्टली किसी को सज़ा नहीं सुना सकता, क्योंकि ह्यूमन राइट कोर्ट्स तो हैं इंडिया के अंदर, लेकिन वो जुडिशरी के कंट्रोल में है, ह्यूमन राइट कमीशन के कंट्रोल में नहीं है। तो कमीशन सिर्फ एक एडवाइस है, कंप्लेंट ही दे सकता है, इसके अलावा ज़्यादा पावर इसके पास है नहीं। लेकिन एचआरसी जो होता है, एचआरसी स्टेट लेवल पे काम करता है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन नेशनल लेवल पर काम करता है। इसका जो चेयरपर्सन होता है वो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है, गवर्नर के एडवाइस पर अपॉइंट किया जाता है। ये भी जो है ह्यूमन राइट से जुड़ी हुई कंप्लेंट जो होता है उनको लेता है, सुनता है, जो स्टेट गवर्नमेंट के जुडिशरी के क्षेत्र में आती हैं, जुडिशियल क्षेत्र में आती हैं। इसके पास भी पुलिस और आर्म फोर्स जो होती है उनका कोई कंट्रोल नहीं होता, लेकिन अपने सजेशन जो हैं ये दे सकते हैं और गवर्नमेंट को बाइंड नहीं कर सकते, पर गवर्नमेंट से ज़बरदस्ती नहीं करा सकते, लेकिन गवर्नमेंट को अपने सजेशन दे सकते हैं। तो 1993 में ये एक्ट जो है इंडिया में पास किया गया था, और इसके अंदर जो है पार्लियामेंट एक प्रोविज़न लेके आई थी। उसके बाद ये दोनों कमीशन जो है बन गए, एनएचआरसी और एचएसआरसी। अब स्कोप क्या है इसका, तो इसके साइलेंट फीचर्स जो है, स्कोप जो है ये जम्मू कश्मीर को छोड़ के पूरे इंडिया में लागू होता है, लेकिन अभी ये जम्मू कश्मीर में भी लागू होता है जब से आर्टिकल 370 हट गया है, तब से ये एक्ट जो है 2019 के बाद लिखा हुआ है ना, पूरे भारत में लागू होता है, कश्मीर से 370 हट चुका है। साइलेंट फीचर्स क्या हैं इसके, ये ह्यूमन राइट्स के प्रोटेक्शन का काम करता है। यहाँ पे लिबर्टी, इक्वालिटी, डिग्निटी की गारंटी देता है आपको कॉन्स्टिट्यूशन। साथ में आपके राइट्स को प्रोटेक्ट करता है, जो आपके ह्यूमन राइट्स है उनको साथ में इस्टेब्लिश करता है ऑर्गेनाइजेशन को। ये एडवांसमेंट पावर भी देता है, डेवलपमेंट देता है, पर्सनैलिटीज़ को इम्प्रूव करता है। साथ में ये एक्शन लेता है, जो रेमेडीज़ देता है आपको, जहाँ पर भी वायलेशन हो रहा है आपके राइट्स का वहाँ पर। इसके अलावा इसका जो स्पेशल फीचर्स है वो है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन जो है, उसका जो मेन काम है वो है आपके ह्यूमन राइट्स की प्रोटेक्शन करना, प्रोसिक्यूट्स करना आपके ऐसे वायलेशन को जो ह्यूमन राइट्स के हों। इंपॉर्टेंट प्रोविजंस की अगर हम बात कर रहे हैं तो डेफिनेशन जो दी हुई है सेक्शन 1 से 2 में दे रखी है आर्टिकल, और एनएचआरसी का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सेक्शन 3 से 20 के अंदर दे रखा है, चैप्टर 2, 3 और 4 के अंदर। एचएसआरसी का जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन की पावर, कॉन्स्टिट्यूशन फंक्शंस और पावर्स दे रखा है इसके अंदर, जो चैप्टर नंबर 5 के अंदर सेक्शन नंबर 21 से लेके 29 तक है। ह्यूमन राइट कोड जो है आपकी वो चैप्टर नंबर 6 से लेके चैप्टर नंबर 6 में है सेक्शन 30 से लेके 31 तक। ये कंप्लीट हो गया आपका। उसके बाद है डिस्कस द इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड राइट्स के बारे में बात करा, जैसे हमने ऊपर वुमेंस राइट्स के बारे में बात की थी, महिला के अधिकारों के बारे में बात की थी। तो उसी तरह से जो कमीशन था उसके सामने काफ़ी सीरियस एलिगेशन, क्राइम्स आ रहे थे कि कुछ कंट्रीज़ में जो है बच्चों का शोषण हो रहा है, तो बच्चों के लिए भी काम करने की ज़रूरत है। तो इसलिए बच्चों को ये राइट्स प्रोवाइड कराने के इन्होंने अलग से एक कमीशन बनाया, जिसका नाम रख दिया चाइल्ड राइट्स प्रोटेक्शन एक्ट। ये एक एक्ट जो है पूरे इंडिया समेत सारी जो कंट्रीज़ हैं जो यूएन की मेंबर है सब में। तो यहाँ पर जो है 2 निगम बनाए जाते हैं, एक नेशनल लेवल पर और एक स्टेट लेवल पर। जैसे हमारी दिल्ली में है दिल्ली, जैसे आपका दिल्ली चाइल्ड राइट प्रोटेक्शन एक्ट है ना, डीसीपीसीआर, दिल्ली कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट, इसे कहते हैं डीसीपीसीआर। यानी कि यहाँ पर हम लोग चाइल्ड राइट्स की प्रोटेक्शन कर रहे हैं। दिल्ली कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट जो है वो डीसीपीसीआर है, और नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट जो है वो आपका नेशनल के लेवल पर, राष्ट्र लेवल पर है। जैसे हमारा एनएचआरसी होता है राष्ट्रीय लेवल पर और एचएसआरसी होता है स्टेट लेवल पर, उसी तरह से ये कमीशन भी दोनों लेवल पर होता है। उसी तरह से हमारा महिला आयोग जो है एनसीडब्ल्यू, नेशनल राष्ट्रीय महिला आयोग। सर बोलिए। सर 1 मिनट दो, बस मैं 1 मिनट में आ रहा हूँ। एक्चुअली बाहर ना कोई आवाज कर रहा है, एक बार बोल के आता हूँ बस। यस सर। तो इसकी जो स्थापना थी वो हुई थी आपकी 20 नवंबर 1989 को, 1989 के अंदर। नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स से काफ़ी पहले हो गई थी, वो 95 में आया था, ये 89 में ही आ गया था। तो इसके अंदर जो इसकी मेंबर्स कंट्रीज थी उस समय
96 थी, उन सारी मेंबर्स कंट्रीज ने अडॉप्ट किया था अपनी अपनी कंट्री के अंदर चाइल्ड की 1985 में प्रोटेक्शन कौन के सा लिए। आया था? 1995 में आया था नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। ठीक है सर। इसके जो आर्टिकल्स हैं, टोटल 54 आर्टिकल्स हैं, जहाँ पे चाइल्ड्स के राइट्स की बात की जाती है, जिसमें राइट टू लाइफ है, राइट टू एजुकेशन है, राइट टू हेल्थ केयर है, प्रोटेक्शन फ्रॉम एब्यूज़ है, एक्सप्लॉयटेशन है, चाइल्ड लेबर है आपका, पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है, एब्यूज़ अगेंस्ट द चिल्ड्रन है, और भी आपका है इसके अंदर जितने भी चिल्ड्रन से जुड़े राइट्स हैं वो सारे इसके अंदर कवर्ड होते हैं। तो इस कन्वेंशन के अंदर बच्चों के अधिकारों की पहचान की गई और बच्चों से जुड़े जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनको सुनने के लिए एक आयोग अलग से बना दिया। तो चाइल्ड राइट कमीशन जो था, वो जो बेस था, वो 4 बेसिक प्रिंसिपल के ऊपर बेस है, जहाँ पे हम लोग बच्चों को जो नॉन डिस्क्रिमिनेशन से बचा रहे हैं, उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, उनके राइट टू लाइफ के अधिकार को बचा रहे हैं और डेवलपमेंट के साथ में डेवलपमेंट कर रहे हैं, और राइट टू चिल्ड्रन टू पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग। जो बच्चों का अधिकार है डिसीजन मेकिंग के अंदर, वो भी होना चाहिए। तो यहाँ पे जो प्रिंसिपल्स है हमारा, वो एवरीडे सॉरी वो एवरी चाइल्ड राइट से जुड़ा हुआ है, हर बच्चे के अधिकार के लिए काम करना। तो चाइल्ड राइट कमीशन जो है वो सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जो बच्चों की लाइफ है उसके ऊपर। साथ में ये इस्टेब्लिश करता है लॉज को, पॉलिसीज़ को, प्रोग्राम्स को, जो प्रोटेक्ट करती हैं, प्रमोट करती हैं चाइल्ड राइट्स को। मेनली जो कि ये काम करता है वो चाइल्ड लेबर के लिए और चाइल्ड ट्रैफिकिंग के लिए काम करता है, क्योंकि दोनों ही मुद्दे इंडिया जैसी कंट्री के अंदर बहुत ज़्यादा हैं। यहाँ पर जो है एजुकेशन, हेल्थ केयर सर्विसेज जो है वो भी कम है, तो इसलिए उनको प्रमोट करने का काम भी चाइल्ड राइट कमीशन का ही है। तो आर्टिकल 2 के अंदर जो है बताया गया है कि जो भी कन्वेंशन होती है बच्चों के राइट्स के ऊपर, उसके अंदर मेनली जो निकल कर आता है वो ये आता है कि डिस्क्रिमिनेशन जो हो रहा है बच्चों के अगेंस्ट, जैसे रेस पर, कलर पर, सेक्स पर, लैंग्वेज पर, रिलीजन पर, पॉलिटिकल या अदर ऑप्शनल या नेशनल एथिक या सोशल ओरिजिन, प्रॉपर्टी, डिसेबिलिटी, बर्थ और अदर स्टेटस, ये सारे डिस्क्रिमिनेशन के ग्राउंड है। इन सारे डिस्क्रिमिनेशन के ग्राउंड्स को ख़त्म करना ताकि बच्चों को जो है इक्वलिटी मिल सके रिगार्डलेस ऑफ देयर बैकग्राउंड, वो किसी बैकग्राउंड से आते हो लेकिन उनको सोसाइटी के अंदर इक्वालिटी मिल सके। तो आर्टिकल जो 3 है हमारा, वो ये बताता है कि आपका जो कंसिडरेशन है, जो एक्शन है, जहाँ पे आप एक्शन लेते हैं, किसके अगेंस्ट एक्शन ले रहे हैं आप, जो बच्चों के अधिकारों को छीन रहा है, वो कौन हो सकता है? वो पेरेंट्स हो सकते हैं, जो डिसीजन लेने वाली पावर होती है, जो कोर्ट हो सकती है या अथॉरिटीज़ हो सकती है, जो उन लोगों को पनिश कर सकती है जो बच्चों के इंटरेस्ट का वायलेशन कर रहे हैं, बच्चों के अधिकारों को छीन रहे हैं। तो यहाँ पे चाइल्ड चाइल्ड बच्चों का अधिकार है, लाइफ का है, सर्वाइवल का है, डेवलपमेंट का है। आर्टिकल 6 ये कहता है कि जो भी बच्चे हैं उनको राइट टू लाइफ और जो भी अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए उनको, जैसे सर्वाइवल, डेवलपमेंट, ये सबको इंश्योर करने का काम आर्टिकल 6 करता है, बच्चों को मिलनी चाहिए। तो कन्वेंशन जो है इसने बहुत सारे राइट्स को भी रिकॉग्नाइज़ किया है जो बच्चों से जुड़े राइट्स हैं, जहाँ पे हम बात कर रहे हैं पार्टिसिपेशन, डिसीजन मेकिंग की, जो आपकी, हाँ, वेट इन अकॉर्डेंस विद दियर एज एंड मैच्योरिटी, बच्चों की एज और मैच्योरिटी के लेवल के हिसाब से डिसाइड की जाती है। तो सीआरसी जो है चाइल्ड राइट कमीशन जो है रिकॉग्नाइज करता है आपके चाइल्ड एजुकेशन को, हेल्थ केयर को और सोशल सिक्योरिटी को। आर्टिकल 28 जो है वो स्टेट को इंश्योर करता है कि सभी बच्चों को उनके अधिकार मिलने चाहिए राइट टू एजुकेशन के। आर्टिकल 24 जो है वो स्टेट को कहता है कि बच्चों को स्वास्थ्य सुविधाएं, बुनियादी सुविधाएं मिलनी चाहिए। कन्वेंशन जो है राइट्स के अधिकारों को रिकॉग्नाइज करता है, बच्चों के एक्सप्लॉयटेशन से उनको बचाने का काम करता है। आर्टिकल 19 जो है वो कहता है कि किसी भी तरह के अप्रोप्रिएट स्टेप्स आपको लेने हैं जहाँ पे आपको बच्चों के अधिकारों को, उनको वायलेंस से बचाना है, अब्यूज़ से बचाना है, नेगलेक्ट से बचाना है, एक्सप्लॉयटेशन से बचाना है। तो ये सब आर्टिकल 19 आपको गाइड करता है। आर्टिकल 32 कहता है जो भी कन्वेंशन है जहाँ पे बच्चों के राइट्स की बात हम कर रहे हैं, इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन की बात कर रहे हैं, परफॉर्मिंग एनी वर्क की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर हमें इन सब चीज़ों के ऊपर काम करना चाहिए ताकि बच्चों के अगेंस्ट होने वाले जितने भी क्राइम हैं जहाँ पे उनकी हार्मफुल है, जो बच्चों के, जैसे उनकी हेल्थ है, फिजिकल है, मेंटल है, या स्पिरिचुअल, मॉरल और सोशल डेवलपमेंट है, जो कन्वेंशन है उसने रिकॉग्नाइज़ किया है कि बच्चों की जो डिसेबिलिटीज़ हैं वो आर्टिकल 23 के अंदर कवर्ड होती है, जहाँ पर बच्चों को जो है एक डिसेंट लाइफ जीने की आज़ादी होनी चाहिए, उनके जीवन में डिग्निटी, प्रमोट टू सेल्फ रिलायंस फैसिलिटीज़, चाइल्ड एक्टिविटीज़, पार्टिसिपेशन और कम्युनिटी। तो सीआरसी जो है इस्टेब्लिश करता है लॉज को, पॉलिसीज़ को, प्रोग्राम को, जो ये इंश्योर करते हैं कि बच्चों के किसी भी राइट्स का वायलेशन नहीं होगा, उनके राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाएगा और वो सोसाइटी के मेन स्ट्रीम में जो है चल पाएंगे। तो यहाँ पर जो मेनली जो है बात काम जो ये कर रहा है वो चाइल्ड लेबर के लिए कर रहा है, चाइल्ड मैरिजेस के लिए कर रहा है, चाइल्ड ट्रैफिकिंग के लिए कर रहा है, चाइल्ड वायलेंस के लिए, मतलब वायलेंस अगेंस्ट द चाइल्ड, डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन द रेस या फिर डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट द चाइल्ड, एथेंसिटी, रिलीजन, जेंडर और सेक्सुअल ओरिएंटेशन।
तो चिल्ड्रन का कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होता है उसके मुद्दे पर जो है ये आयोग जो है ये काम करता है और बच्चों को हर तरह के अपराध से बचाता है, जिसमें आपका फोर्स रिक्रूटमेंट है, ज़बरदस्ती नौकरी करवाना, सेक्सुअल वायलेंस होता है, डिसप्लेसमेंट होता है। तो यहाँ पर जो भी एफर्ट्स हैं जो चाइल्ड राइट कमीशन करता है बच्चों के अधिकारों के लिए करता है, इनको डिसीजन मेकिंग में पावर देता है, साथ में गवर्नमेंट की जो भी पॉलिसीज़ हैं बच्चों के लिए आती है उसके अंदर बच्चों का इन्वॉल्वमेंट बढ़ता है। तो हम एडिशनल में ये कह सकते हैं कि ये जो है एड्रेस करता है ऐसे सभी नियमों और सभी रूल्स के साथ जो चैलेंज करते हैं आपके सोशल इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट को। तो हम एग्जांपल के रूप में ये कह सकते हैं डिजिटल टेक्नोलॉजी जो है, सोशल मीडिया जो है वो नए चैलेंजेस क्रिएट कर रहा है बच्चों के लिए। साइबर बुलिंग है, ऑनलाइन ग्रूमिंग है, एक्सपोजर ऑफ द हार्मफुल कंटेंट है। सीआरसी जो है वो अडॉप्ट किया जाना चाहिए, इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए, ताकि न्यू चैलेंजेस जो है बच्चों के सामने आने वाली ज़िंदगी की नई कठिनाइयों से लड़ा जा सके। तो कंक्लूजन में हम कहते हैं कि 196 मेंबर कंट्री से जिन्होंने इस अधिकार को रिकॉग्नाइज़ किया और अपनी अपनी कंट्री के अंदर अडॉप्ट किया। यहाँ पे हम लोग बेसिकली जो बात कर रहे हैं वो चाइल्ड राइट कमीशन की बात कर रहे हैं, बच्चों से जुड़े अधिकारों की बात कर रहे हैं। ये कंप्लीट हो गया, आपकी यही क्वेश्चन थे? यस सर, एक बार सर 11th और 12th और समझा दोगे, यूएन चार्टर और यूएनएचआरसी। ये तो आपका रिकॉर्डिंग है, उसमें देख लो। यही चीज़ बार बार बोलने से क्या फ़ायदा हो। सर उसमें वैसे थोड़ा यूएन सा। चार्टर जो था ना, ये बेसिकली आया इसलिए था कि सभी कंट्रियों को एक साथ लाना था कुछ मुद्दों के ऊपर, जिसके अंदर जो इसके 47 मेंबर्स थे उन्होंने लिया था। ये एक काउंसिल्स की मीट हुई सर थी जैसे जिनेवा इसमें स्विट्जरलैंड में। यूडीएचआर के बारे में लिखा हुआ है तो वही लिखना है। नहीं नहीं, यूडीएचआर अलग है, ये अलग है, तो जिनेवा यूएन कन्वेंशन अलग है। सर चार्टर में तो मतलब यूडीएचआर लिखा हुआ है, देखो आप एक बार। हाँ, यूडीएचआर इसी से निकला है, लेकिन इसके अंदर खाली यूडीएचआर की बात थोड़ी ना हुई थी, हम्म। और भी चीज़ों के ऊपर बात हुई है ना यहाँ पे। एक बार सर वो समझा देना बस, एनएचआरसी। अगर ये नहीं है तो बस एक बार वो एनएचआरसी समझा दो, 4th क्वेश्चन। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है वो, आप एक बार सुन लो। उसके अंदर कुछ भी नहीं है। उसके अपॉइंटमेंट कैसे होती है चेयरपर्सन के, उसके मेंबर्स की अपॉइंटमेंट कैसे तो सर होती एक है, बार वो किस मुद्दे फंक्शंस और पर काम पावर करता समझा है, दो, फंक्शंस और पावर। मैं आपको बता देता हूँ। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन किस मुद्दे पर काम करता है, तो वो राष्ट्र से जुड़े मुद्दों पर काम करता है जहाँ पे आपके ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो रहा हो। अब ह्यूमन राइट्स के वायलेशन में क्या क्या चीज़ें आएगा ये बताओ आप। जैसे जो भी हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं वो सारे हमारे क्या ह्यूमन राइट्स हैं। तो जहाँ पे आपकी फ्रीडम छीन रही हो, जहाँ पे आपकी डिग्निटी को चैलेंज किया जा रहा हो, आपके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन प्रैक्टिसेस हो रही हो, तो वहाँ पे ह्यूमन राइट आएगा। ह्यूमन राइट आके क्या करेगा? ह्यूमन राइट के पास पावर कितनी है? सिर्फ इतनी पावर है कि वो आपके मुद्दे को सुन सकता है और कोर्ट को रेफर कर देगा। फिर आगे डिसीजन लेने वाला कौन है? कोर्ट है। कोर्ट आगे आपके डिसीजन लेगी। तो आप इसको एक बार पढ़ोगे ना खुद भी तो आपको समझ में आ जाएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा। थोड़ा सर फंक्शन वगैरह पढ़ रहा था ना, लैंग्वेज हार्ड लग रही थी दो इसलिए। अपनी लैंग्वेज बना लो उसकी ना, इसमें कोई हाँ अगर वही आपको ऐसा वही। लग रहा है तो आप उसका अपनी लैंग्वेज बना लो। जैसे हेडिंग हेडिंग उसके ले लो हम्म। और एक्सप्लेनेशन अपना कर दो, हाँ। वो आप कर सकते हो इसके अंदर। ये जैसे आपका ये है ना, हम्म। फंक्शंस क्या हैं इसके, देखो ये सारे फंक्शन तो बहुत सारे लिखे हैं, इसके अंदर से आप 10 फंक्शंस अलग कर लो। मेन मेन जो आपको लगता है हाँ भाई ये ह्यूमन राइट्स का फंक्शन हो सकता है। फंक्शन मतलब क्या होता है? जिन काम के लिए वो बनाया गया उसके काम क्या है, वो उसके फंक्शंस हैं। किस तरह से वो काम को कंट्रोल करेगा, ये उसकी पावर है। तो यस सर। पावर फंक्शन में ये बेसिकली फ़र्क है। तो इसमें जो हमने लिखा है तो एक टिपिकल लैंग्वेज में लिखा हुआ है, तो आप इसको क्या करो अपने हिसाब से अपनी भाषा में बना लो कि ठीक है। ह्यूमन राइट्स को क्या क्या काम करने होते हैं। वो सारी जो ट्रीटीज़ इंटरनेशनल लेवल पे हो रही हैं उनको जो है होम कंट्री के अंदर एप्लीकेबल करना। ह्यूमन राइट्स के जितने ही मुद्दे हैं, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन है रेस पर, जेंडर पर, कास्ट पर, उसके अगेंस्ट जो है काम करना। कहीं पर भी ह्यूमन राइट वायलेशन की बात आती निकल कर तो उनके ह्यूमन राइट्स की प्रोटेक्शन करना, ये काम ह्यूमन राइट कमीशंस के हैं। ये सारे फंक्शंस हैं इसके। अब पावर में क्या आता है? पावर में सिर्फ इतना आएगा कि वो सॉल्व कैसे करेगा इस मुद्दे। कोई मान लो कंप्लेंट आ गई तो कंप्लेंट कैसे सॉल्व करेगा? वो सम्मन कर सकता है पार्टीज़ को, विटनेसेस को बुला सकता है, उनके बयान दर्ज कर सकता है, लेकिन फैसला देने की पावर उसके पास नहीं है। वो डिस्कवर कर सकता है डॉक्यूमेंट को, खोज उनकी जांच कर सकता है डॉक्यूमेंट्स की। इसके अलावा कोई भी एफिडेविट ले सकता है वो एविडेंस की तरफ से। एविडेंस मतलब कोई भी गवाह आया तो गवाह ने अपना बयान लिख के दे दिया, तो एक एफिडेविट पर लिख के दे दिया, तो आपने उस एफिडेविट को ह्यूमन राइट ने क्या किया? उसको सर्टिफाइड कर दिया और कोर्ट में वो एविडेंस के रूप में एक्सेप्ट हो जाएगा। इसके अलावा कोई भी पब्लिक रिकॉर्ड है उसकी इंस्पेक्शन कर सकता है, चेक कर सकता है, उसकी कॉपी ले सकता है। इसके पास ये पावर है। कोर्ट का हो, ऑफिस का हो, गवर्नमेंट का हो, हर ले सकता है, सिर्फ सिक्योरिटी से जुड़े मैटर को छोड़कर।
इसके अलावा कोई भी सम्मन इशू करना हो, किसी विटनेस को बुलाना हो, तो सम्मन इशू करने की भी पावर इसके पास है, ये सम्मन इशू कर सकता है। कमीशन फॉर एग्जामिनेशन द विटनेस और द डॉक्यूमेंट, विटनेस और डॉक्यूमेंट दोनों को जांच कर सकते हैं। और कोई भी अगर कोई मैटर हो जो ह्यूमन राइट कमीशन को लगता है कि नया लॉ आया इसमें ये भी होना चाहिए, तो वो प्रिस्क्राइब कर सकता है, अपने सजेशन दे सकता है इसके लिए। ठीक है, इस तरीके से इसको कर लेना। ठीक है सर। चलो अब आप कर सर लो इसको। इस क्लास की रिकॉर्डिंग ली है सर आपने? हाँ, रिकॉर्ड